गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एमएससी फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए फंक्शनल एनालिसिस का जो दूसरा वीडियो है उसमें हम कंटिन्यूस फंक्शन से शुरुआत करेंगे। कंटिन्यूस शब्द से आप पहले से ही वाकिफ हैं कि इसमें आपने कंटिन्यूटी के रूप में पढ़ा है। कंटिन्यूटी मीन्स से लगातार किसी की सतत होना, लगातार होना किसी चीज़ की, उसमें ब्रेक नहीं होना, उसमें गैप नहीं आना, उसमें टूटना नहीं। कंटिन्यूस को हम यहाँ पर फंक्शन के जनरल वे में हम ये देखते हैं कि ऐसा फंक्शन जो किसी दिए गए अंतराल विशेष में किसी पर्टिकुलर बिंदु पर अनंत को ग्रहण नहीं करता है, अनंत को प्राप्त नहीं करता। जैसे आपके पास फंक्शन है वन अपॉन एक्स माइनस वन, आपके पास एक इंटरवल है 0 से 2 तक। इस अंतराल में हम देखेंगे कि अंतराल का एक बिंदु जो अगर हम पुट करते हैं तो इस बिंदु पर मान है वो अनंत प्राप्त होता है। तो दिस इज नॉट ए कंटिन्यूअस। इससे पहले हम बीएससी में कंटिन्यूटी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। रियल एनालिसिस में कंटिन्यूटी में हम उस बिंदु पर मान, जिस बिंदु पर हम उसके सापेक्षता की जांच करते हैं, उसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों तरफ एक नेबरिंग जो पॉइंट होते हैं उन पर भी हम जो उस पर्टिकुलर बिंदु पर जांच करते हैं उनके दाएं और बाएं पर भी वही मान प्राप्त करता है। तो कह सकते हैं दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट दैट पॉइंट। यहाँ जो कंटीन्यूअस फंक्शन पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हम फंक्शनल एनालिसिस में पढ़ रहे हैं, और यहाँ हर चीज को हम नॉर्म वे के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर है नॉर्मल एंड बेंच स्पेस के रूप में, तो हम यहाँ पर इस जो डेफिनेशन है वहाँ फंक्शन की डेफिनेशन हम जब लेते हैं तो दो समुच्चय ए और बी लेते हैं। समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित दैट फंक्शन कैन बी मे बी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, वो तो उस फंक्शन के नेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर केवल फंक्शन की जब बात आती है तो हम दो सिंपल समुच्चय लेकर के ऐसा मैपिंग जिसमें डोमेन का प्रत्येक अवयव कोडोमेन के अवयव के साथ अद्वितीय रूप से संबद्ध हो, तो यहाँ जो मैपिंग बनती है उसको हम फंक्शन कहते हैं। यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यूअस फंक्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन भी हम रियल एनालिसिस में नहीं पढ़ रहे हैं, हम फंक्शनल एनालिसिस में पढ़ रहे हैं। इसलिए इसकी जो परिभाषा देते हैं इसमें हमारे पास जो दो जो सेट जो होंगे वो समुच्चय जो होंगे वो ऑलरेडी नॉर्मल लीनियर स्पेस होंगे। नॉर्मल लीनियर स्पेस की डेफिनेशन देखी है। सबसे पहले नॉर्मल लीनियर डेफिनेशन जो है उसी से हमारा जो है चैप्टर की शुरुआत होती है कि ऐसा जो स्पेस है वो नॉर्मल लीनियर स्पेस कहलाता है। एन के रूप में सबसे पहले हमने लीनियर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी थी, और उस डेफिनेशन में हमने ये कहा था कि एल को हमने एक लीनियर स्पेस कहा था जिसके अंदर एफ प्लस को आबेलियन ग्रुप कहा था। आबेलियन ग्रुप के अंदर 5 प्रतिबंध जो कि सेटिस्फाई होते हैं, और उसके साथ ही स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत जो है हमने 4 प्रॉपर्टी और संतुष्ट करवाई थी, जिसके अंतर्गत हमने कहा था कि जो स्केलर एडिशन के साथ हम वेक्टर से प्रोडक्ट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज का ऐड करके हम एक बार उस पर उसको हम बंटनता से हम नॉमिनेट करते हैं, और उसके साथ जिस लीनियर स्पेस के साथ इन प्रतिबंधों को संतुष्ट करने के साथ n1 n2 n3 जो भी स्पेस इन 4 प्रतिबंधों को भी संतुष्ट करता है, जिसमें नॉर्म ऑफ एक्स का इक्वल टू 0 होना, नॉर्म ऑफ एक्स का x2 का वैल्यू का 0 आना, और इसके अलावा एक ट्रायंगल इनवर्टी के रूप में हमने देखा था जिसके अंतर्गत x प्लस जो है दो संख्याओं का जो है इनवर्टीज के रूप में
एक्स प्लस वाई का जो नॉर्म्स है वो हमेशा छोटा होगा नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई के रूप में, एंड आल्सो एन फोर के रूप में अल्फा के नॉर्म्स के रूप में हमने देखा अल्फा एक अचल क्वांटिटी के रूप में, तो उसका जो है मान माइनस वन प्लस वन उस पर डिटरमिनेंट की फॉर्मेट में अलग हो जाता है, और नॉर्म ऑफ जो है एक्स के रूप में। तो चार प्रतिबंधों को जो भी लीनियर स्पेस संतुष्ट करता है उसको हम नॉर्मल लीनियर स्पेस से नोटिफाई करते हैं, इसको परिभाषित करते हैं। यहाँ पर हम n1 और n2 जो दोनों के दोनों ही नॉर्मल लीनियर स्पेस है, यानी कि पहले से लीनियर स्पेस के सभी प्रतिबंधों को n1 भी संतुष्ट करता है, n2 भी संतुष्ट करता है, और नॉर्मल के चारों प्रतिबंधों को भी केस ऑलरेडी संतुष्ट करते हैं। तब यहाँ पर एक जो f है उसको हम कंटिन्यूअस कहते हैं। कब कहते हैं? यदि x and tending to x, fx and tending fx, इसको आप जो है इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इसको डोमेन कोडोमेन के रूप में देख सकते हैं कि n1 के एलिमेंट के रूप में होते हैं, n2 के एलिमेंट के रूप में। जैसे जैसे xn x को अप्रोच करता है, प्राप्त करता है, as well as fxn is also tending to fx, and we can write in this case जैसे जैसे ये इन दोनों का अंतर एज स्मॉल क्वांटिटी के रूप में जितना कम होगा, xn और x के बीच का अंतर जितना कम होगा, ये डिफरेंस जितना माइनर होगा, दैट डिफरेंस इज आल्सो एज वेल एज स्मॉल। ये डिफरेंस हमेशा जो है नेचर पर डिपेंड करेगा कि आपका f किस प्रकार की नेचर के रूप में है, डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। अच्छा ये है कि इस डिफरेंस पर ये डिफरेंस निर्भर करेगा, इसकी इमेज जो है एक्सन की fxn पर बनेगी, x की इमेज x। तो डिफरेंस ऑफ n1 एलिमेंट्स के रूप में xn और x के बीच का जो अंतर है वो एकदम हम रियल एनालिसिस के रूप में हम नहीं पढ़ते हैं, वहां पर हम ये कहते हैं कि सारे और डेल्टा है जो है ये समझने के लिए कि हम इन क्वांटिटीज की जो वैल्यूज है इतनी छोटी लेते हैं, कम से कम लेते हैं, एज वेल एज स्मॉल, चाहे जितनी छोटी। इसका मतलब यहाँ पर चाहे जितनी छोटी का मतलब यहाँ पर आप चाहे जितने जीरो लगा करके एक वन लगाएं, तो क्यों? ये इसलिए कि वो नेबरहुड का जो कंसेप्ट है वो बना है, सामीप्य का कंसेप्ट बना है, किसी भी बिंदु विशेष के सामीप्य है। यदि उस बिंदु के बीच में जैसे कि आप वन की बात करते हैं यहाँ पर, तो वन का सामीप्य है, वैसे तो हम मोटा मोटी 1.1 के रूप में लेते हैं, लेकिन वी नो दैट देयर इज मेजर डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 1.1। यहाँ पर भी इस 1 और 1.1 के बीच में भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। ये सब बातें हम वहाँ केवल और केवल रियल एनालिसिस में करते हैं। यहाँ हमारा जो फंक्शनल है उसको हम एक तरह से सैद्धांतिक रूप में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ये चीज़ें हम यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज के रूप में, रियल वैल्यूज के रूप में हम इन चीज़ों को नहीं देते हैं। ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए जो है एक्शन जो है एक्स की ओर अग्रसर होता है, इन दोनों का डिफरेंस जितना कम होगा एक्शन और एफएक्स का डिफरेंस भी कम होगा। तो इस प्रकार से यदि एक्शन टेंडिंग टू एक्स है तो इसी प्रकार से एक्शन एक्स को प्राप्त करता है, तो इसको हम कंटिन्यूअस फंक्शन के रूप में जानते हैं इन द फंक्शनल एनालिसिस के मेथड से। अब आता है एक जॉइंटली कंटिन्यूअस फंक्शन, जॉइंटली संयुक्त और संतत। इसमें जॉइंटली में क्या करते हैं, माना कि लेट एक्स एंड वाई जेड बी मीट्रिक स्पेस। यहाँ पर एक्स वाई जेड को हमने मीट्रिक स्पेस के रूप में सपोज किया, दूरी समष्टि के रूप में हमने सपोज किया। हमने इसमें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक जो नॉर्मल लीनियर स्पेस होती है वो मीट्रिक स्पेस होती है। नॉर्मल लीनियर ईच एंड एवरी नॉर्मल लीनियर स्पेस जो होती है वो मीट्रिक स्पेस होती है। तो यहाँ हम एक्स वाई जेड तीन मीट्रिक स्पेस मान करके चल रहे हैं, यानी मैपिंग जो यहाँ पर हम जो प्रतिचित्रण जो हम ले रहे हैं वो एफ के रूप में एक्स क्रॉस से वाई से जेड में हम इसको प्रतिचित्रण को ले रहे हैं। जॉइंटली कंटिन्यूअस फंक्शन,
क्रॉस वाई से जेड, एक्स वाई जेड तीनों की यहां पर मेट्रिक स्पेस है। इस एफ को हम जॉइंटली कंटिन्यूअस कहेंगे। कब कहेंगे? जब अक्षर एक्स की ओर अग्रसर हो रहा है, वाई एन वाई की ओर अग्रसर हो रहा है। अक्षर की इमेज यहां पर वैसे ही अगर सिंपल होता अफेक्शन, लेकिन we know that in this case every element of this domain is in a couple, एक युग्म रूप में होंगे। किस रूप में होंगे? यानी कि इसके जो एलिमेंट होंगे, पहला एलिमेंट जो है अक्ष का होगा वो अक्षर के रूप में क्रॉस वाई था। तो इसकी जो प्रतिबिंब जो अक्षर और वाई एन की जो बनेगी वो यहाँ पर एफ के द्वारा प्रतिबिंब एफ एक्शन वाई एन पर इमेज बनेगी। इस एलिमेंट की इमेज एक्शन वाई एन इमेज। इसी प्रकार से इसकी जो इमेज है एक्स कोमा वाई की इमेज एफ एक्स वाई का होगी। जॉइंटली का मतलब यहाँ पर इसके जो एलिमेंट है डोमेन के वो जॉइंट होंगे, संयुक्त होंगे, कपल के रूप में होंगे। एक सिंपल जैसे आपके पास हम रियल एनालिसिस में इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और आप इसके सिंपल के रूप में कंसीडर करें। एक्स क्रॉस वाई को जब हम लेते हैं तो इसके जो एलिमेंट है वो 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 2 का 4 के साथ एंड 2 इज आल्सो। ये हम बाइनरी ऑपरेटर में द्विआधारी संख्या किसी में भी इसको स्टार एस क्रॉस एस के रूप में बहुत अच्छी तरीके से कर चुके हैं। एक्स क्रॉस वाई के एलिमेंट यदि एक्स ये है और वाई ये है तो रियल एनालिसिस में इस प्रकार से यानी इस डोमेन की जो एलिमेंट होंगे 1 4 1 5 1 2 4 2 5 के रूप में होंगे और जिस प्रकार से एफ की जो मेथड होगी उसके अकॉर्डिंगली इन एलिमेंटों के बीच में वहां पर हमारी जो है इमेज हमें प्राप्त होती है। तो रियल एनालिसिस के संदर्भ में जिसे हम इस बात को सम पॉजिटिव 1 4 1 5 2 4 एंड 2 स्टार जिसको हम बाइनरी ऑपरेशन एस क्रॉस एस से स्टार यहाँ पर द्विआधारी संक्रिया होती है एस क्रॉस एस से। ये जो हमारी डेफिनेशन है डिफाइन करता है तो एस के रूप में होता है। वहाँ एक्स और वाई अलग अलग नहीं होते, सेम होते हैं। यदि यहाँ पर जैसे कि देखते हैं कि 1 एक्स यही एक्स है, यही एक्स है 1 2, तो इसकी जो सिचुएशन है एस क्रॉस एस की एक्स के रूप में एस 1 की 1 के साथ, 1 की 2 के साथ, 2 की 1 के साथ एंड 2 का 2 के साथ। अब स्टार के रूप में यहाँ पर आइदर मे बी पॉजिटिव एंड मे बी प्लस और मल्टीप्लिकेशन। जिस प्रकार की द्विआधारी श्रृंखला आपके पास वहाँ डिफाइन होती है, परिभाषित होती है, यदि ये स्टार आपका प्लस के रूप में होता है तो इन एलिमेंटों के बीच में आप इनको ऐड करें जिससे 1 + 1 होकर के इसकी इमेज जो है वो 2 पर यदि क्रॉस की है तो 1 × 1 के रूप में इसकी इमेज 1 पर। तो दैट इज द डिफाइन ऑफ द नेचर ऑफ द स्टार। स्टार किसको इंडिकेट कर रहा है? स्टार यहाँ पर स्टार में दोनों चीजें अभी है बहुत है। इट मे बी द पॉजिटिव प्लस एंड इट मे बी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कुछ भी है हो सकता है। तो जैसे हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल के रूप में लेते हैं, यदि ये प्लस होता तो 1 + 1 के रूप में इसकी इमेज यहाँ पर 2 पर बनती। जैसे इसके आपके पास s में कितने एलिमेंट हैं, मान लीजिए कि ये s पर गण रही है, s के एलिमेंट पर तो 1 + 1 के रूप में एडिशन ऑपरेशन होने पर आपके पास 1 + 1 के रूप में 1 + 2 के रूप में एलिमेंट 3 हो जाता है। बट यहाँ पर s के रूप में 3 तो है ही, जब 3 नहीं है तो इसकी
ये +2 के रूप में एक आइडेंटिफिकेशन पुश के साथ लिखा हुआ रहता है कि ये कहाँ जा करके वापस रिवर्ट हो जाता है, यानी कि 1 की इमेज और 2 तक की इमेज बनती है। लेकिन जब एलिमेंट 3 होता है तो इसका मतलब 3 में से 2 करता है माइनस हो जाता है, अर्थात इसकी इमेज 3 की 1 पर बनती है। और इसी प्रकार से 2 + 1 की वापस जो है ये 3 होता है तो 3 की इमेज भी 1 पर बनती है। लेकिन 4 जैसे होता है तो 4 में से आप क्या जो है कहाँ बनाते हैं इसकी इमेज, +2 है, 3 की इमेज यहाँ पर बनती है तो 4 की इमेज कहाँ पर बनेगी, 4 में से 2 +2 बाहर निकाला, 3 में से 2 निकाला तो 1 पर इमेज बनती है, 4 में से 2 निकालेंगे। इस प्रकार से ये संयुक्त फलन की जो प्रक्रिया है एक जॉइंटली एक्चुअली क्या है कि इन चीज़ों को रियल एनालिसिस के संदर्भ में सभी चीज़ों को अगर हमने ढंग से पढ़ा है तो आपके लिए फंक्शनल एनालिसिस उतना ही आसान हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसको हम जो है संयुक्त सतत फलन के रूप में परिभाषा को जो है इस प्रकार से लेते हैं, क्या हम हर चीज़ को नॉर्मल लीनियर स्पेस और नॉर्मल लीनियर स्पेस आइदर, या फिर हम इसको मैट्रिक्स स्पेस के रूप में लेते हैं कि दूरी के समष्टि के रूप में लेते हैं या नॉर्मल लीनियर स्पेस के रूप में लेते हैं। अब देखिए कि यहाँ इसकी हम छोटी सी एक प्रॉब्लम है फॉर्म के रूप में है, छोटी क्लासों में भी ये चीज़ें आप पढ़ी हैं। हम इस प्रॉब्लम को ले लेते हैं फॉर्म के रूप में। In a normal linear space, prove the following. बिल्कुल सिंपल norm of x plus norm of x minus norm of y का determinant is less than equal norm of x minus y. ये हमें इसमें सिद्ध करना है, तो बहुत सिंपल तरीके से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। कुछ इसमें विशेष बातें नॉर्म ऑफ एक्स हम स्टार्टिंग में लेकर के जाते हैं, इसमें हम क्या करेंगे एक y को अंदर ऐड कर दें और सब्सट्रैक्शन कर दें, x नॉर्म ऑफ x माइनस y प्लस y norm of x minus y plus norm of y. अब आप RHS से इस norm of y का अक्षांतर आप LHS कर लीजिए, norm of x minus norm of y ये बचेगा RHS में केवल x minus y। क्वेश्चन नंबर 1 पे बहुत सिंपल। नॉर्म, अब आप यहाँ पर नॉर्म ऑफ माइनस नॉर्म ऑफ x माइनस नॉर्म ऑफ y जो है इस माइनस को आप लेंगे तो ये नॉर्म ऑफ y माइनस नॉर्म ऑफ x इसको लिख सकते हैं। एंड आल्सो फ्रॉम फर्स्ट चेन देखिए कि इन दोनों को अगर आप माइनस से
एक्सिस वाई और वाई की जगह एक्सिस में प्लेस होता है, तो दिस क्वांटिटी इज लेस देन, इससे जो है कॉम्पास का यूज करेंगे तो नॉर्म ऑफ वाई माइनस एक्स का नॉर्म फ्रॉम फर्स्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर वाई यहाँ पर एक्स वाई और एक्स के रूप में है, तो इस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी लेस देन है इस क्वांटिटी से, यहाँ पर ये क्वांटिटी जो है छोटी है इस क्वांटिटी से, लेस देन नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स। नाउ इसमें आप क्या करेंगे, नॉर्म ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई के नॉर्म के रूप में आप इसको लिख सकते हैं, अंदर मैंने माइनस को बाहर ले लिया, एंड दिस इज इक्वल टू दिस, जो -1 है उसको आप एंड फॉर प्रॉपर्टी से नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का नॉर्म, एंड ये डिटरमिनेंट के रूप में है, दिस इज ऑलवेज 1 एंड दिस इज नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। एलएचएस में आपके पास नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 देखिए, समीकरण 1 और 2 से फर्स्ट एंड सेकंड, एक बार ये पॉजिटिव है एक बार ये नेगेटिव है, लेकिन ये हमेशा इस क्वांटिटी से क्या है, छोटी। अब आप इसको क्या करें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड देखिए, mod of norm of x minus norm of y is less than norm of x minus y, and इसमें यही चीजें करना है। तो पहले क्वार्टर इसकी बहुत ही सिंपल सरल ये स्टार्टिंग में जो आइडेंटिटीज है प्रॉपर्टीज के रूप में इनको आप जो है आगे करेंगे, और इसके पश्चात जो है इसमें हम जो अगला जो इसका टॉपिक है कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस,